Hey everyone, welcome back to my channel. So this is our part 2 of our chapter depreciation. So basically now we will learn about the methods of depreciation, then we will learn few terms related to this chapter and we will solve few examples, okay? So first of all we have our illustration number 1 of this chapter, that is related to our purchase of machinery. So I'll read out the question first and then we will solve it. So illustration 1 says Mehtab purchased a machine on 1st October 2018 for rupees 5 lakh. मतलब कि हमने 5 लाख के लिए एक मशीन परचेज की, ठीक है. सो amount paid to vendor 5 lakh प्लस CGST मतलब कि सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स एंड SGST एट द रेट 6% ईच, ठीक है. ही पेड रुपीज़, ठीक है. पहले GST हम कैलकुलेट कर लेते हैं. एड CGST एट द रेट 6%, मतलब कि 5 लाख का 6%. सो दिस विल बी 30,000 एंड SGST at the rate 6%, same. So the total will come out to 5,60,000. Then we have he paid 20,000 for loading and unloading and carriage expenses to bring the machine to the factory, and he further incurred 25,000 for installing the machine, ठीक है. अब देखो पहले ये जो अमाउंट था ये हम वेंडर को पे करेंगे, ठीक है. अब मशीनरी की जो वैल्यू होगी उसमें जो जो अमाउंट ऐड होगा वो हम अलग से लिखेंगे. दिस इज पार्ट ए, दिस इज पार्ट बी. सो बेसिकली हमारा मशीन कितने का था, 5 लाख रुपीज़ का, राइट. उसमें वी हैव लोडिंग एंड अनलोडिंग चार्जेस दैट विल बी एडेड. प्लस 20,000. Then we have installation cost, that too will be added. That is 25,000. So this will come out to 5,45,000, ठीक है. अब क्या होगा, नाउ वी विल पास दी जर्नल एंट्रीज, ठीक है. बेसिकली ये क्या था, ये हम जो वेंडर को पेमेंट करेंगे उसकी एंट्री थी, और ये जो हम मशीनरी परचेज कर रहे हैं वो परचेज की एंट्री इसमें आएगी, ठीक है. वी विल पास दी एंट्री, सो यू विल गेट टू नो मशीनरी अकाउंट डेबिट. मशीन जो हमने 5 लाख का लिया था सेम वही अमाउंट. फिर इनपुट CGST अकाउंट डेबिट, हमारा CGST था 30,000. देन इनपुट SGST अकाउंट डेबिट, वो भी हमारा 30,000 था. टू कैश और बैंक अकाउंट, टोटल पेमेंट हमने किया 5,60,000 का, ठीक है. जो ये हमने पार्ट ए में जो हमने कैलकुलेशन किया था
उसकी एंट्री। अब जो पार्ट बी का था वो मशीनरी अकाउंट डेबिट टू कैश और बैंक अकाउंट, मतलब कि जो हमने लोडिंग और अनलोडिंग चार्जेस और इंस्टॉलेशन कॉस्ट पे किए थे वो, सो दैट वाज 20,000 एंड 25,000, टोटल 45,000। ठीक है, सो दिस इज हाउ वी पास आवर जर्नल एंट्रीज। ठीक है, now there are few terms to be done in this chapter, that is depletion and amortization. So first is depletion. It is a measure of exhaustion of wasting asset such as extraction of material from quarry, mine. Extraction reduces the available quantity of material. For example, extraction of coal from coal mine is the depletion of coal stock. Depletion का सिंपल मतलब क्या होता है कि कोई भी एसेट है उसमें से हम कुछ उसमें से इम्पॉर्टेंट चीज़ें निकाल रहे हैं, तो उसकी वजह से जो उसकी वैल्यू धीरे धीरे कम हो रही है, दैट इज़ नोन एज डेप्लीशन ऑफ एसेट। फॉर एग्जाम्पल, जो कोल माइन होती है उसमें से हम कोल निकालते हैं तो उसका स्टॉक कम हो जाता है ना, तो वो डेप्लीशन है। फॉर एग्जाम्पल, हमें पहले आता था जब छोटे थे, डेप्लीशन ऑफ ओजोन लेयर, मतलब कि जो ओजोन गैस है वो कम हो रहा है, सो दैट इज नोन एज डेप्लीशन ऑफ ओजोन लेयर। Then we have amortization. It is a gradual and systematic writing off of intangible asset over its estimated useful life. मतलब कि tangible assets के लिए जैसे हम depreciation word का use करते हैं, वैसे ही intangible assets के लिए we have amortization. मतलब कि intangible assets की जो value over the period of time कम होती है, दैट इज़ नोन एज अमोर्टाइजेशन। ठीक है, सो इसमें से आपको डेफिनेशंस ये याद करनी पड़ेगी, 1 मार्क के लिए पूछ सकते हैं इसमें से। ठीक है, नाउ देर आर 2 ways और मेथड्स टू रिकॉर्ड डेप्रिसिएशन। ठीक है, देर आर 2 ways एंड दे आर वेरी सिंपल, कुछ इसमें उतना कंफ्यूजिंग नहीं है। ठीक है, व्हेन डेप्रिसिएशन इज चार्ज्ड टू एसेट अकाउंट, मतलब जो भी डेप्रिसिएशन हमारा होगा, जो भी एक्सपेंस होगा वो हम एसेट अकाउंट में ही इंक्लूड कर देंगे। तो उसके लिए जर्नल एंट्री क्या होगी, डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट, जो कि डेप्रिसिएशन हमारा क्या है, इट इज़ एन एक्सपेंस एंड एक्सपेंसेस आर अंडर नॉमिनल अकाउंट्स, ऑल दी एक्सपेंसेस आर डेबिटेड। सो बेसिकली डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू एसेट अकाउंट, जो कि हम उसे एसेट में डाल रहे हैं, सो इट विल बी क्रेडिटेड एसेट अकाउंट। एंड फिर डेप्रिसिएशन हमारा क्या है, एक्सपेंस है, तो जो भी एक्सपेंसेस होता है वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट होते हैं। सो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू डेप्रिसिएशन अकाउंट। ठीक है, सो दीज विल बी 2 मेन एंट्रीज व्हेन वी आर चार्जिंग डेप्रिसिएशन टू आवर एसेट अकाउंट। ठीक है, now the second method is provision for depreciation और accumulated depreciation। मतलब ये मेथड में हम जो मशीनरी होती है उसमें डेप्रिसिएशन ऐड नहीं करते, जो एसेट होता है उसमें हम डेप्रिसिएशन ऐड नहीं करते, बट वी क्रिएट अ रिजर्व और प्रोविजन सेपरेटली फॉर डेप्रिसिएशन। तो उसके लिए एंट्रीज होगी डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट। सिर्फ एक ही डिफरेंस है, यहाँ पे हमारा एसेट अकाउंट क्रेडिट होता है और यहाँ पे प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट। मतलब कि अगर आप एसेट में चार्ज कर रहे हो तो एसेट अकाउंट को क्रेडिट करो, और अलग से डेप्रिसिएशन का प्रोविजन बनाया है तो आप उसको क्रेडिट कर दो। सेकेंड एंट्री तो दोनों की सेम ही रहती है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू डेप्रिसिएशन account। ठीक है, so these are the 2 ways that we have to follow while passing the journal entries for depreciation. Now there are still 2 main methods of
calculating depreciation. ठीक है, now we will learn them thoroughly. Method of calculating depreciation is straight line method, जिसे हम शॉर्ट में SLM भी बोल सकते हैं, स्ट्रेट लाइन मेथड. ठीक है, सो इसमें दो फॉर्मूलाज हमें देखने हैं. फर्स्ट इज अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन. अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन कैसे कैलकुलेट होगा? कॉस्ट ऑफ द एसेट, मतलब जो हमने हिस्टोरिकल कॉस्ट ऑफ एसेट का फॉर्मूला पढ़ा था वो, माइनस स्क्रैप वैल्यू, यूजुअली ये सब क्वेश्चन में गिवन ही होगा, अपॉन नंबर ऑफ ईयर्स, मतलब कि कितने साल तक ये मशीनरी की लाइफ टाइम एक्सपेक्टेड है. ठीक है, और फिर हमें फाइंड करना है रेट ऑफ डेप्रिसिएशन. उसमें आएगा अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन अपॉन टोटल कॉस्ट ऑफ एसेट इनटू 100. ठीक है, सो दीज आर द टू फॉर्मूलाज. ये जब हम इलस्ट्रेशन करेंगे तो अपने आप फॉर्मूलाज भी आपको आ जाएगी. ठीक है, अब इसमें स्ट्रेट लाइन मेथड में क्या होता है कि जो डेप्रिसिएशन का अमाउंट होता है ना, वो एवरी ईयर यूनिफॉर्म, मतलब कि सेम रहता है. फॉर एग्ज़ाम्पल, हमारे पास एक मशीन है 1 लाख रुपीज़ का. ठीक है, उसमें एवरी ईयर 10% डेप्रिसिएशन लगता है. ठीक है, सो इसका डेप्रिसिएशन का अमाउंट आएगा 10,000 रुपीज़. तो एवरी ईयर, फॉर एग्ज़ाम्पल हमने ये मशीन 2016 में परचेज़ की थी, तो 16 में हमारा डेप्रिसिएशन होगा 10,000, 17 में होगा 10,000, 18 में होगा 10,000, 19 में होगा 10,000. ऐसे एंड तक जो डेप्रिसिएशन का अमाउंट होगा दैट विल रिमेन सेम. दैट इज नोन एज स्ट्रेट लाइन मेथड. नाउ लेट्स सी द मेरिट्स एंड डीमेरिट्स ऑफ स्ट्रेट लाइन मेथड. सो बेसिकली मेरिट्स आर, इट इज़ सिंपल. ठीक है, ये कैलकुलेट करना बहुत ईजी होता है. इन दिस मेथड एसेट कैन बी डेप्रिशिएटेड अप टू एस्टिमेटेड स्क्रैप वैल्यू, मतलब ये वैल्यू तक हम उसे डेप्रिशिएट कर सकते हैं. अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन भी हम इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं. और एवरी ईयर हमें प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में भी डेप्रिसिएशन सेम अमाउंट से डेबिट करना होता है. दैट मेंटेन्स अ यूनिफॉर्मिटी इन दी आर बुक्स ऑफ अकाउंट्स. और इसके डीमेरिट्स क्या है? देयर इज़ नो अरेंजमेंट ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इन्वेस्टेड इन दी एसेट, मतलब कि जो भी इंटरेस्ट होता है इसका इसमें कुछ भी कैलकुलेशन नहीं होता है. विद द पैसेज ऑफ टाइम वर्क एफिशिएंसी ऑफ एसेट डिक्रीजेज एंड रिपेयर एक्सपेंसेस इंक्रीजेज. एज अ रिजल्ट देयर इज़ नो मोर लोड ऑन द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट. मतलब कि देखो अब क्या होगा, जैसे जैसे टाइम जाएगा वैसे मशीनरी की वैल्यू, इसकी एफिशिएंसी कम होगी, लेकिन हम डेप्रिसिएशन तो सेम अमाउंट से ही अभी तक लगा रहे. सो दैट इज़ अ लिमिटेशन. एंड समटाइम्स द बुक वैल्यू ऑफ द एसेट बिकम्स नील. मतलब कि देखो इसमें 10,000 ऐसे हम 10 बार करेंगे तो उसकी वैल्यू 1 लाख हो जाएगी, मतलब कि ज़ीरो हो जाएगी. लेकिन अगर फॉर एग्ज़ाम्पल मशीन तो अभी भी चल रहा है लेकिन बुक्स में उसकी वैल्यू ज़ीरो हो गई, तो ये क्या है, एक इसका लिमिटेशन है. सेकेंड मेथड टू कैलकुलेट डेप्रिसिएशन इज़ रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड और डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड. ठीक है, इसके दो नाम हैं. अब इसमें वी हैव अ फॉर्मूला टू कैलकुलेट रेट ऑफ डेप्रिसिएशन. ठीक है, सो द फॉर्मूला इज़ 1 माइनस n स्क्वायर रूट ऑफ s अपॉन c इंटू 100. यहाँ पे n मतलब नंबर ऑफ ईयर्स, जो हमें यूजुअली क्वेश्चन में गिवन होगा. s मतलब कि स्क्रैप वैल्यू ऑफ एसेट और c मतलब कि टोटल कॉस्ट ऑफ द एसेट. ठीक है, सो दिस इज हाउ वी कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन अंडर द रिटर्न डाउन वैल्यू और डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड. ठीक है,
Now we shall discuss the merits and demerits of written down value method. So the merits are that it has the same weightage and profit and loss account of depreciation and expenses. Practically this method is easy. मतलब कि इसमें क्या होगा कि जैसे जितना मतलब कि नंबर ऑफ ईयर्स जितना टाइम पैसेज होगा उसके अकॉर्डिंग डेप्रिसिएशन कैलकुलेट होगा, मतलब कि जो बैलेंस हो जाएगा डेप्रिसिएशन और एसेट की लाइफ में, ठीक है. देन वी हैव ऑन द एक्सपांशन और इंक्रीज इन एसेट द डेप्रिसिएशन कैन बी कंप्यूटेड ईजीली. मतलब कि हमने कोई एसेट में बड़ा एक्सपांशन किया, कोई नया पार्ट लगवाया, तो ये मेथड उसमें ज़्यादा यूज़फुल रहती है. And this is accepted by our law, that is Income Tax Act. The Income Tax Act accepts this written down value method. Now the demerits are that इसमें कभी भी एसेट की वैल्यू ज़ीरो नहीं होगी. मतलब कि फॉर एग्ज़ाम्पल रियल लाइफ में हमने वो एसेट यूज़ करना बंद कर दिया, लेकिन बुक्स ऑफ अकाउंट में उसकी वैल्यू नील या ज़ीरो नहीं होगी. इट इज़ डिफ़िकल्ट टू असर्टेन प्रॉपर रेट. मतलब कि एवरी ईयर इसमें डिप्रिसिएशन का अमाउंट चेंज होगा, तो कोई एक प्रॉपर रेट हम डिसाइड नहीं कर पाएंगे. एंड देयर इज़ नो प्रोविज़न फॉर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल. इसमें भी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हम कैलकुलेट कंसिडर नहीं करते. सो दीज वर द मेरिट्स एंड डीमेरिट्स ऑफ रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड. So this is it for our part 2. In our part 3 we will solve the sums of both the methods. Thank you.